हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और आज मैं आप लोगों के लिए जो चैप्टर लेकर के आई हूँ वो आवर इन्वायरमेंट है। और ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये लगभग हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस कवर होते हैं फ्रेंड्स। तो और जैसा कि आपको मालूम है कि जो मेरा चैनल है ये टीचिंग के लिए है और जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कराती हूँ। साइंस एंड बायोलॉजी है सब्जेक्ट। तो आप अगर इन दोनों सब्जेक्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं और एमसीक्यूज से प्रैक्टिस करना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे और स्टैंडर्ड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे लाए जाते हैं फ्रेंड। तो देखिए, अब यूपी में जूनियर एडेड सुपर टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, अक्टूबर में है, 17 अक्टूबर उसकी प्रपोज डेट है फ्रेंड। और दिल्ली में DSSB के एग्ज़ाम्स साइंस के हो चुके हैं, मेल फीमेल दोनों के हो चुके हैं। तो और जितने लोग आगे अब एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करेंगे वो सारे लोग चैनल को चूज़ करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए, लर्न करिए। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि इज़ एन अनडिज़ायरेबल चेंज। यहाँ पे आपको ब्लैंक में बताना है कि क्या अनडिज़ायरेबल चेंज है जिसमें कि फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एयर की, लैंड की एंड वाटर की एंड सॉइल की वो चेंज हो जाती हैं। तो ये क्या कहलाता है। ये बहुत ही ईजी और सिंपल क्वेश्चन है। इसको कहते हैं पोल्यूशन। ओके, पोल्यूशन जो है वो क्या है। पोल्यूशन में हमारे अगर एयर का पोल्यूशन है तो और लैंड का पोल्यूशन है या वाटर का पोल्यूशन है या सॉइल का पोल्यूशन है, अगर फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सब चेंज हो जाती हैं तो ये अनडिज़ायरेबल चेंज जो हमारी मर्ज़ी से नहीं होता है, हमारी इच्छा से नहीं हो रहा है, एक्सेस वे में हो जा रहा है, तो ये क्या कहलाता है, पोल्यूशन कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो चुका है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अ पोल्यूटेंट कैन बेस्ट डिफाइंड एज इट। पोल्यूटेंट को बेस्ट तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है कि डिफाइंड एज इट चेंजेस होम्योस्टैसिस ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट। देखिए, हमारा जो इन्वायरमेंट है नेचुरल वे में जो है, इसमें क्या होता है, हर एक चीज़ के बीच में एक बैलेंस बना होता है, होम्योस्टैट होता है। ठीक है, सपोज़ अगर हमारे पास एयर की जो क्वालिटी है उसका एक बैलेंस है कि हाँ ये हमारे पास एक प्रपोज्ड या एक प्रपोर्शन में जो है एक एयर की क्वालिटी है, ऑक्सीजन के परसेंटेज है, नाइट्रोजन के परसेंटेज है, अदर गैसेस के परसेंटेज है, CO2 का परसेंटेज है। लेकिन अगर सपोज CO2 की या कार्बन मोनोऑक्साइड की या इस तरीके की जो गैसेस जो कि हमारे लिए हार्मफुल है उनके परसेंटेज हाई हो जाते हैं, जो कि अनडिज़ायरेबल भी है, तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पोल्यूटेंट कहलाएंगे और ये हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन कॉज करेंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं ये क्या करते हैं, होम्योस्टैसिस को चेंज कर देते हैं। चेंजेस होम्योस्टैसिस ऑफ अ नेचुरल एनवायरनमेंट, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन इज़ हाइड्रोजन सल्फाइड कॉजेज। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या कॉज करता है। तो देखिए, जो हाइड्रोजन सल्फाइड है उससे नॉजिया भी होती है, आई इरिटेशन भी होती है एंड थ्रोट इरिटेशन भी होती है। तो इसलिए ये ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इज़ करेक्ट। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। इसमें से कौन सा सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट है, तो यहाँ पे हमको बताना है। तो देखिए, यहाँ पे सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट पे क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं और हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है स्मॉग। ओके, सेकेंड ऑप्शन इज़ करेक्ट। 5, जो स्मॉग है फ्रेंड वो क्या है, स्मोक और फॉग को जब आप मिलाएंगे तो स्मॉग बन जाएगा। ओके, और ये एक्चुअल में स्मॉग जो होता है वो सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट कहलाता है। फिफ्थ है एयर पोल्यूटेंट। अब यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट्स दे रखे हुए हैं फ्रेंड और इसमें हमें बताना है। तो देखिए, जो एयर पोल्यूटेंट है हम लोग देख लेते हैं। कॉज इंजरी टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल करेक्ट है। ये सब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी इंजरी कॉज करता है। एंड सेकेंड, रिड्यूस ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ क्रॉप्स एंड कॉजेज प्री मेच्योर डेथ ऑफ प्लांट्स। ये क्या करता है, क्रॉप की यील्ड को कम करता है और ग्रोथ को रिड्यूस करता है एंड जो प्लांट की डेथ होती है वो उसके टाइम से पहले ही हो जाती है, जिसे प्री मैच्योर डेथ कहते हैं। तो ये भी करेक्ट है। नाउ थर्ड देखते हैं, अफेक्ट्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन एंड एनिमल्स। ऑब्वियस सी बात है, जब हम लोग पॉइजनस गैस या फिर पॉल्यूटेंट एयर लेंगे तो ये लॉन्ग टाइम के बाद, कुछ समय के बाद क्या होगा, अगर ये परसिस्ट करेगी तो फिर ये रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी इफेक्ट डाल रही है क्योंकि हमारी एयर पॉल्यूट हो चुकी है। और एनिमल्स भी ब्रीदिंग करते हैं तो उनके भी रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ही असर डालती है।
तो यहाँ से हमारे पास दिए हुए सारे ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट हैं, तो फोर्थ की तरफ जाएंगे ऑल ऑफ दीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन 6, सल्फ़र डाइऑक्साइड कॉजेज़। सल्फ़र डाइऑक्साइड क्या कॉज करती है? तो सल्फ़र डाइऑक्साइड से एस्थमा भी होता है, ब्रोंकाइटिस भी होती है, एम्फीसीमा भी होता है, एंड फोर्थ हमारे पास है ऑल ऑफ दिस। एम्फीसीमा आपको पता है इसमें क्या होता है, जो लंग्स होते हैं वो बिल्कुल चिपक जाते हैं, ओके। और ये जनरली ये किस टर्म में यूज़ किया जाता है? जो लोग स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं तो फिर क्या होता है, जो उनके लंग्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, और ये जो बीमारी होती है एम्फीसीमा में ज़्यादा पाई जाती है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 7 में हमारे पास कॉलम है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। तो कॉलम 1 की कॉलम 2 से मैचिंग करानी है फ्रेंड। तो देख लेते हैं 7 के लिए कौन सा करेक्ट होगा। यहाँ पे हमारे पास 7 के लिए जो करेक्ट होगा ऑप्शन फ्रेंड वो है नाउ। यहाँ पे जो ए है प्राइमरी पोल्यूटेंट है फ्रेंड, ओके। तो ए प्राइमरी पोल्यूटेंट हमारे पास क्या क्या है वो पहले हम देखेंगे, देन हमारे पास बी सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, उससे भी देखेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 7 के लिए कौन सा करेक्ट है। देखिए प्राइमरी पोल्यूटेंट में हमारे पास 1 है DDT, ओके, एंड 2 कार्बन डाइऑक्साइड भी प्राइमरी पोल्यूटेंट है, एंड सल्फ़र डाइऑक्साइड भी प्राइमरी पोल्यूटेंट है। नाउ अब बचा हमारे पास सेकेंडरी पोल्यूटेंट, बी हमारे पास आया। तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट देखिए ओजोन सेकेंडरी पोल्यूटेंट होती है, और जो पैन होती है ये भी सेकेंडरी पोल्यूटेंट होती है, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ओके, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट हो गया है वो सेकेंड वाला बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 हमारे पास आ गया है। नाउ विच मैथड इज़ यूज टू रिमूव पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट इन एग्जॉस्ट ऑफ थर्मल पावर प्लांट। तो ये कहा जा रहा है कि जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं जिनसे पावर जनरेट की जाती है, इसमें जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं प्रेजेंट होते हैं, इसको रिमूव कैसे किया जा सकता है। तो ये हमारे पास जो मेथड होगा इसको रिमूव करने का वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, जिसको ESPs भी कहा जाता है, ओके। तो ये पार्टिकुलेट मैटर को क्या करता है, निकाल देता है या रिमूव कर सकता है। क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट इंड्यूसेस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। में से कौन सा पोल्यूटेंट है जो कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को इंड्यूस करता है, और ये ETS को इनहिबिट करता है। क्लोरोप्लास्ट में आपको पता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स चलते हैं, एंड कॉजेज ब्राउनिंग ऑफ लीव्स, और ये लीव्स की ब्राउनिंग भी करता है। तो ये हमारे पास है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। नाउ 10 यहाँ पे पूछा गया है फ्रेंड कि कौन सा मेथड वो सल्फ़र डाइऑक्साइड के रिमूवल के लिए और अमोनिया को पोल्यूटेड एयर से रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो वेट स्क्रबर्स हैं। वेट स्क्रबर ऐसी चीज़ है जो कि एयर से सल्फ़र डाइऑक्साइड को रिमूव कर सकती है और अमोनिया को रिमूव कर सकती है। नाउ नेक्स्ट इज़ 11th, इन ऑलमोस्ट ऑल इंडियन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ लाइक दिल्ली मेजर एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट इज़। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, जो ऑटोमोबाइल व्हीकल से जो कि निकलता है, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड है ये जितने भी मेट्रो सिटीज़ या बड़े जो सिटीज़ हैं वहाँ पे मेजरली पाया जाता है, ओके फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कौन सा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 12, एसिड रेन इज़ रेनफॉल विद pH ऑफ। तो एसिड रेन जो है वो हमारे पास उसकी pH की कितनी होती है, वो 5.65 से लेस होती है, ओके। बट ये एसिडिक है। तो देखिए एसिड रेन है क्या, जब वाटर में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और सल्फ़र के ऑक्साइड्स मिक्स हो जाते हैं तो ये फिर नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड्स बना लेते हैं। तो ये जो है जब फॉर्मेशन हो जाता है और फिर ये रेन के साथ बरसते हैं या रेन में मिक्स होकर बरसते हैं, बारिश होती है, तो ये क्या कहलाती है, एसिड रेन कहलाती है। और इसका मेजर जो इल इफ़ेक्ट है वो किस पे देखा गया, ये मार्बल्स पे देखा गया। और जो ताजमहल है, ताजमहल पूरा ब्लैक हो रहा था धीरे धीरे, उसकी जितनी भी पॉलिश थी या जितनी भी उसकी लश्चर थी, चमक थी, वो सारी मार्बल की जा रही थी, ब्लैक हो रहा था वो। और इसलिए इसको एसिड रेन भी कहा गया। जैसे एसिड मार्बल के साथ इफेक्ट करता है, उसको खुरदरा बना देता है, रफ बना देता है, उसकी चमक खो देता है, वैसे ही। नाउ नेक्स्ट हमारे पास 13 है। 13 क्वेश्चन इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेजर पोल्यूटेंट ऑफ ऑटोमोबाइल गैसेस।
ऑटोमोबाइल गैसेस का मेजर पोल्यूटेंट कौन सा है? तो यहाँ पे आप देखिएगा जो कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन ये दोनों ही निकलते हैं, तो बोथ 1 and 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 14, which device is fitted to automobiles for reducing the emission of poisonous gases like NO2 and CO? तो ऑटोमोबाइल में या बाइक्स जो होती हैं, कार होती हैं, और जो भी आपके पास ऑटोमोबाइल है उसमें क्या होता है, पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, जो पॉइजनस गैसेस के एमिशन होते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए एक डिवाइस फिट की जाती है और इस डिवाइस को कहते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास 15 है, कैटालिटिक कन्वर्टर्स विच आर फिटेड इनटू ऑटोमोबाइल फॉर रिड्यूसिंग द एमिशन ऑफ पॉइजनस गैसेस पजेस विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कौन सा मेटल जो है कैटालिटिक कन्वर्टर में वो कैटलिस्ट की तरह यूज़ किया जाता है? तो यहाँ पे देखिए प्लैटिनम का भी यूज़ कर सकते हैं, पैलेडियम का भी यूज़ कर सकते हैं, एंड रोडियम का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑल ऑफ दीज करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज करेक्ट हो चुका है फ्रेंड। और नाउ यहाँ पे अब मैं आपको कुछ बताने जा रही हूँ। देखिए यहाँ पे फ्रेंड हमारे पास ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर होते हैं ये अभी जस्ट मैंने बताया कि प्लेटिनम, पैलेडियम या रोडियम का यूज़ इनमें कैटालिस्ट की तरह किया जाता है। ओके, और ये ऑटोमोबाइल में फिट कर दिए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन होती हैं वहाँ से जो पॉइजनस गैसेस होते हैं उनके रिलीज़ को या एमिशन को कम कर देते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए जो इस, और यहाँ पे स्क्रबर भी मैं बता देती हूँ। स्क्रबर क्या होते हैं, वो सल्फर डाइऑक्साइड को इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट से रिमूव करते हैं, स्क्रबर्स होते हैं। ओके, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये प्रेसिपिटेटर जो होते हैं ये लगभग 99% ऑफ पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव कर सकते हैं। 99% जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं इसको रिमूव कर सकते हैं। ओके, और ये अभी जैसे मैंने बताया था कि थर्मल पावर प्लांट से करते हैं, रिमूव करते हैं। ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड और स्मॉग देखिए, स्मॉग जो होता है इसको एक और नाम दिया जाता है जिसको हम लोग फोटोकेमिकल स्मॉग भी कहते हैं और लॉस एंजल्स स्मॉग भी कहते हैं। और जो क्लासिकल होता है स्मॉग उसे लंदन स्मॉग भी कहा जाता है। ओके, ये सल्फ़र होता है, इसमें मेनली सल्फ़र के स्मॉग्स होते हैं और ये स्टोन कैंसर भी कॉज करता है। नाउ नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है फ्रेंड वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। Now question 16 is motor vehicle equipped with catalytic converter should use unleaded petrol because lead। ये कह रहे हैं कि जो मोटर व्हीकल होते हैं जिसमें कैटालिटिक कन्वर्टर यूज़ होते हैं इसमें अनलेडेड पेट्रोल का यूज़ करना चाहिए। अनलेडेड मतलब इसमें लेड ना हो, अनलेडेड पेट्रोल का यूज़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो पेट्रोल होता है पेट्रोल में पेट्रोल इनएक्टिवेट्स द कैटलिस्ट। पेट्रोल में ये रहते हैं और क्या करते हैं, ये जो लेड होते हैं ये पेट्रोल में आ जाएंगे और ये कैटलिस्ट को इनएक्टिवेट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट इज 17 कैटालिटिक कन्वर्टर आर। जो कैटालिटिक कन्वर्टर होते हैं वो ऑटोमोबाइल में फिट किए जाते हैं, हार्मफुल गैसेस के एमिशन को रिड्यूस करते हैं। ओके, नाउ कैटालिटिक कन्वर्टर चेंजेस अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स इनटू, ये अनबर्न्ड जो हाइड्रोकार्बन जल नहीं पाते हैं, अनबर्न्ड रह जाते हैं, उनको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इनको CO2 एंड वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। ऑप्शन 1 करेक्ट हो चुका है। नाउ क्वेश्चन 18 विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ प्रॉब्लम ओरिजिनेट्स ड्यू टू द इनहेलेशन ऑफ फाइन पार्टिकुलेट मैटर। अगर हम बहुत ही महीन या फाइन पार्टिकुलेट मैटर को ब्रीथ करते हैं, इनहेलेशन करते हैं, तो इसमें कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है? तो यहाँ पे देखिए हमारे पास इससे जो हेल्थ प्रॉब्लम होती है वो हमारे पास कौन सी है, इरिटेशन भी है, इन्फ्लेमेशन भी है और डैमेज हो जाते हैं लंग्स एंड प्रीमेच्योर डेथ भी जाती है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। नाउ नेक्स्ट इज़ 19 हमारे पास है यूरो 3 नॉर्म्स वर स्टिपुलेटेड टू कंट्रोल। जो यूरो 3 नॉर्म्स थे ये क्या कंट्रोल करने के लिए स्टिपुलेट किए गए थे, ये यहाँ पे सल्फ़र के कंटेंट को स्टिपुलेट करने के लिए किया गया था। ओके, यूरो 3 नॉर्म्स बनाए गए थे। नाउ व्हाट इज़ ट्रू अबाउट यूरो 3 नॉर्म्स। अब यहीं पर आप देख लीजिए इसके लिए क्या करेक्ट है, यहीं पे एक्सप्लेन भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है फ्रेंड कि इट स्टिपुलेट टू कंट्रोल सल्फर एट 350 ppm इन डीजल एंड 150 ppm इन पेट्रोल की डीजल में 350 ppm हो और
पेट्रोल में 150 ppm। ओके, तो नाउ इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो चुका है फ्रेंड। 21 है, व्हेन द नॉइस वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एयर पोल्यूशन। तो यानी कि नॉइस को एयर पोल्यूशन की तरह कब रिकॉग्नाइज किया गया था कि इससे भी एयर पोल्यूटेंट हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास 1987 है। ओके, करेक्ट आंसर है। नॉइस पोल्यूशन इज़ मेजर्ड इन, एक्चुअली फ्रेंड यहाँ पे एयर पोल्यूटेंट नहीं होना चाहिए था, नॉइस पोल्यूटेंट वो एज अ पोल्यूशन की तरह कब रिकॉग्नाइज किया गया था। तो ये 1987 है। नाउ नॉइस पोल्यूशन इज़ मेजर्ड इन, नॉइस पोल्यूशन को किस में मेजर करते हैं, तो इसको डेसिबल्स में मेजर करते हैं, बिल्कुल। नाउ 20 डेसिबल से लेकर के 20,000 डेसिबल तक हियरिंग रेंज। 23 है हमारे पास, विच एक्ट वॉज फॉर्मुलेटेड इन द ईयर 1974। 1974 में कौन सा एक्ट फॉर्मुलेट हुआ था, तो ये वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट हुआ था। ओके, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि जो वाटर एक्ट है या वाटर जिसमें कि प्रिवेंशन और कंट्रोल कर रहे हैं पोल्यूशन का, वाटर पोल्यूशन का, ये 1974 में आया था, फॉर्मुलेट किया गया था। ओके, नाउ 24 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हेवी टॉक्सिक मेटल प्रेजेंट इन वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज। तो कौन सा टॉक्सिक मेटल है जो कि हेवी टॉक्सिक मेटल प्रेजेंट है, और ये कहाँ प्रेजेंट है, इंडस्ट्रीज़ के वाटर वेस्ट में। तो ये है हमारे पास मरकरी भी है, कैडमियम एंड लेड, ऑल ऑफ दीज करेक्ट। 25th, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर वेल नोन फॉर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के लिए इनमें से कौन सा कंपाउंड वेल नोन है, तो देखिए यहाँ पे DDT भी आप जानते हैं और मरकरी भी जानते हैं। ओके, तो ये दोनों ही है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। नाउ बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाईएस्ट किस में होता है, बायो मैग्निफिकेशन में होता क्या है, देखिए सेकेंडरी कंज्यूमर में हाईएस्ट होता है। एक्चुअली बायो मैग्निफिकेशन आप जानते हैं, लेकिन आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कि कोई भी पोल्यूटेंट है, सपोज़ अगर मरकरी है, तो मरकरी जो है अगर फूड चेन में एंटर कर गई, ओके, सपोज़ फिश की बॉडी में चली गई, ठीक है, पानी में चली गई, उसके बाद फ़िश की बॉडी में चली गई, फिर फ़िश को किसने खा लिया, मैन ने ईट कर लिया। ओके, अगर ऐसी फ़िशेस में कि थोड़ा भी बहुत ही माइक्रो अमाउंट में, क्वांटिटी में वो है मरकरी है, और उसको किसी ने कंज्यूम कर लिया, किसी एनिमल ने या मैन ने, तो क्या होगा, फिर वो उसकी बॉडी में आ जाएगा। तो मतलब वो हर एक स्ट्रेटा पे या हर एक लेवल पे वो केमिकल जो होता है वो जाता रहता है, मैग्नीफाई होता रहता है, बढ़ता रहता है। ओके, तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर में हाईएस्ट होता है। 27 में हमारे पास क्या है, इंक्रीज़। ओके, यहाँ पे है इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ अ टॉक्सिकेंट एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल इज़ कॉल्ड। अब देखिए यहाँ पे फिर से वही चीज़ आ गई है जिसमें आप समझ सकते हैं, और ये किसके बारे में बात की जा रही है, ये बायो मैग्निफिकेशन के ही बारे में बात की जा रही है। देखिए इसमें होता क्या है, ये टॉक्सिकेंट की जो कंसंट्रेशन होती है वो हर एक ट्रॉफिक लेवल पे इंक्रीज़ करती जाती है, इसीलिए इसको बायो एक्यूमुलेशन भी कहा जाता है, एक्यूमुलेट होता रहता है। ओके, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स भी हैं इसके एग्जाम्पल, जैसे TDT है, एल्ड्रिन है, डाईएल्ड्रिन है, ये लॉन्ग टाइम तक जो है, लाइफ टाइम तक एनवायरनमेंट में रहते हैं, सॉल्युबल भी हो जाते हैं और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो इस तरीके से लेड, मरकरी, कॉपर, ये सब है इसके एग्जाम्पल। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास जो 27 के लिए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बायो मैग्निफिकेशन हो जाएगा। नाउ 28 है, 28 इज़ शेल ऑफ एग इन बर्ड बिकम्स थिन नॉट प्रॉपरली फॉर्म्ड। जो बर्ड का जो एग का शेल होता है वो प्रॉपरली फॉर्म नहीं होता है ड्यू टू द पोल्यूशन कॉज्ड बाय DDT पेस्टिसाइड्स। ओके, और दिस अकर्स ड्यू टू डिस्टर्ब्ड, ये किस वजह से होता है, ये होता है हमारे पास डिस्टर्ब कैल्शियम मेटाबॉलिज्म की वजह से। अगर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है इसलिए ऐसे हो जाता है। ओके, नाउ 29 है, एडिशन ऑफ फॉस्फेट एंड नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स इनटू वाटर। फॉस्फेट और नाइट्रेट फर्टिलाइज़र का वाटर में जो एडिशन होता है, एंड दैट वाटर अल्टीमेटली ड्रेनिंग इनटू लेक फर्स्टली इफेक्ट, और वो वाटर
लेक में, झीलों में ड्रेन हो जाता है, तो ये फर्स्टली यानी सबसे पहले ये किसको इफ़ेक्ट करता है? ये इफ़ेक्ट करेगा, यहाँ पे देखिए, एनवायरनमेंट ऑफ द लेक को, लेक का जो एनवायरनमेंट है उसको अफेक्ट करेगा। ओके, 30 है, यूट्रोफिकेशन इज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी प्लांट्स एंड एनिमल्स इन वाटर बॉडीज ड्यू टू न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट पर्टिकुलरली विद। जो यूट्रोफिकेशन होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो है जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है लेक्स में या फिर जो फ्रेश वाटर बॉडीज़ होती हैं, तो क्या होता है, एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है फिर एल्गी की, प्लांट्स की और एनिमल्स की, जो भी वाटर बॉडीज़ होती हैं न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट की वजह से। तो इसमें क्या है, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट पर्टिकुलरली विद, तो कौन सा न्यूट्रिएंट पर्टिकुलरली हो जाता है, उसमें एनरिच हो जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट है। 31 है, 31 इज़ न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ अ लेक विल कॉज। नाउ न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट जो होता है लेक का, वो उसको क्या कहते हैं, यूट्रोफिकेशन भी कहते हैं। फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन इतने अच्छे हैं और इस तरीके से यहाँ पे हैं कि आप सिर्फ क्वेश्चन से ही उसका एक्सप्लेनेशन समझ सकते हैं। क्वेश्चन ही अगर आपने याद कर लिए तो आपके मार्क्स पक्के। ओके, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ अलग से कुछ एक्सप्लेनेशन करने की या टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। टाइम कंज्यूम करते हुए, सेव करते हुए ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं और क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आंसर क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो रहा है, कोई डाउट नहीं रह रहा है। नाउ 31 के बाद हमारे पास 32 है, अमाउंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज वाटर। जो सीवेज वाटर होता है, गंदा पानी होता है नालों का, और जो भी है वेस्ट मटेरियल होता है जो भी। ओके, तो इसमें क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि आपके किचन का जो कूड़ा है जो कि डिग्रेड हो सकता है, बायोडिग्रेडेबल होता है, जैसे कि सब्जियों के छिलके हैं, पत्तियां हैं, वॉटेवर जो भी पेपर्स हैं जो कि मिल सकते हैं मिट्टी में, ख़त्म हो सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल हैं। तो ये कह रहे हैं कैन बी एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग, तो कैसे उसको मेजर किया जा सकता है, तो आप सभी लोग बीओडी के बारे में जानते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर होगा वो क्या होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बीओडी भी कहते हैं। ओके, ऑक्सीजन डिमांड यानी कि जब ये होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ज़्यादा ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड करने लगेंगे। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है मेजरिंग बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज़ मेथड यूज्ड फॉर। जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को मेजर करते हैं तो किस मेथड से मेजर करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर है, इसमें हम लोग थर्ड वाला करेंगे, एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज वाटर। ओके, कि किसी भी सीवेज वाटर में ऑर्गेनिक मैटर का जो है कितना अमाउंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 34, टर्म टेरर ऑफ बंगाल इज़ यूज्ड फॉर। अच्छा क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर है इकोनिया क्रेसिपस। ठीक है, जलकुंभी इसको कहते हैं, इकोनिया क्रेसिपस, इसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। नाउ यहाँ पे हमारे पास 35 है, 35 में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पोल्यूशन के बारे में जो है ये स्टेटमेंट कंसीडर करने हैं। हमारे पास 3 स्टेटमेंट है। नाउ यहाँ पे देखते हैं क्या क्या करेक्ट है। पोल्यूशन जो है फ्रेंड वो अनडिज़ायरेबल चेंज है फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, लैंड, वाटर एंड सॉइल में, ये पता है आपको, ये करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। नाउ एयर एक्ट वाज अमेंडेड इन 1987। जो एयर एक्ट था वो 1987 में उसमें अमेंडमेंट किया गया था, और क्या इंक्लूड किया गया था इसमें, नॉइज़ एज एयर पोल्यूटेंट। ओके, नाउ अब यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड है वो क्या है, इन ऑर्डर टू कंट्रोल एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो गवर्नमेंट है इंडिया की, उसने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को पास किया किस ईयर में, 1976 में, टू प्रोटेक्ट द एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर एनवायरनमेंट, ताकि हमारे एनवायरनमेंट की क्वालिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके और इम्प्रूव किया जा सके। इन 1926 में पास हुआ था। तो हमारे पास सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 36, नाउ 36 में देख लेते हैं। 36 में हमारे पास यहाँ पे कॉलम 1 है एंड कॉलम 2 है फ्रेंड, और यहाँ पे मैच करना है बिल्कुल हमको, तो इसको थोड़ा मिनिमाइज़ कर लेते हैं। ओके, चलिए। नाउ यहाँ पे हमारे पास जो ए है वो पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स हैं। तो पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं, देखिए मेटालिक पार्टिकल्स होंगे, ये पार्टिकुलेट होंगे,
ओके। और इसके साथ साथ जो डस्ट भी पार्टिकल्स होंगे ये भी पार्टिकुलेट होंगे, कण वाले होंगे। नाउ सूट जो होता है, ओके, जो कार्बन के बहुत महीन पार्टिकल्स होते हैं, सूट उन्हें कहते हैं। एंड देन एरोसॉल, ये सारे क्या हैं, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स हैं, पार्टिकल फॉर्म में है, पॉल्यूटेंट्स है। नाउ अब गैसेस पॉल्यूटेंट, जो गैसेस होते हैं गैस फॉर्म में, हाइड्रोजन सल्फाइड ये गैसेस पोल्यूटेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड यहाँ पे फिर स्मोक, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, सारी गैसेस हैं। तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारे पास कॉलम 1 एंड कॉलम 2 है। 37 में देख लेते हैं कौन सा करेक्ट है। 36 का हो गया फ्रेंड, अब 37 देख लेते हैं। 37 में हमारे पास है अगेन कॉलम 1 की कॉलम 2 से मैचिंग करनी है। और यहाँ पे देखिए ए है हमारे पास पेपर, लेदर, टेक्सटाइल, रबर। ओके, ये क्या है, ये जो है ये म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट हैं, म्यूनसिपैलिटी के सॉलिड वेस्ट आएंगे ये। एंड स्क्रैप्स एंड फ्लाई ऐश जो होता है, ओके, जो राख जुड़ती है फ्लाई ऐश है, और स्क्रैप जो होते हैं, जो वो सारे जो कूड़े उड़े होते हैं, ये सब जो हैं ये इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट हैं। ओके, जैसे आयरन स्क्रैप्स है, लेदर स्क्रैप्स हैं, ये सारे जितने भी हैं जो मेटल के स्क्रैप्स हैं। ओके, नाउ सी है हजार्डस वेस्ट कंटेनिंग, जो हजार्डस वेस्ट होते हैं जिसमें कि डिसइंफेक्टेंट एंड अदर केमिकल्स आते हैं, ये क्या होते हैं, हॉस्पिटल सॉलिड वेस्ट में आते हैं। तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 38 में देखते हैं क्या है। 38 है 3 माइल आइलैंड एंड चेरनोबिल डिज़ास्टर आर एसोसिएटेड विद एक्सीडेंटल लीकेज ऑफ। आपको चेरनोबिल पता है, ये बहुत फेमस है चेरनोबिल डिज़ास्टर। ओके, और इसमें कौन सी जो है एक्सीडेंटल लीकेज किसका हो गया था, और 3 माइल आइलैंड, ये दोनों रिलेटेड हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड हमारे पास ये रेडियो एक्टिव वेस्ट है यहाँ पे। ओके, रेडियो एक्टिव वेस्ट है, तो ऑप्शन 1 हमारे पास करेक्ट हो चुका है। नाउ 39 है हाई लेवल रेडियो एक्टिव वेस्ट कैन बी मैनेज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज। जो हाई लेवल के जो है रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं उनको कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं, कहाँ पे उनको फेंक सकते हैं, दबा सकते हैं, क्या कर सकते हैं उसके साथ। तो यहाँ पे देखिए इसकी डंपिंग करते हैं और सील्ड कंटेनर में इसको ज़मीन के अंदर डंप कर देते हैं बहुत गहराई में। ओके, तो ये सील होना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ 40 में है व्हाट स्टेप शुड बी टेकन बिफोर द डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। न्यूक्लियर वेस्ट को फेंकने से पहले क्या स्टेप लेने चाहिए। तो इनको फेंकने से पहले देखिए न्यूक्लियर वेस्ट को जो है वो क्या करना चाहिए, पहले इसको ट्रीटमेंट देना चाहिए एक, ताकि मतलब वो डंपिंग के लायक हो सके। ऐसे डायरेक्टली इसको नहीं डंप कर सकते हैं, एक ट्रीटमेंट देना पड़ता है उसको, कम ये कह सकते हैं कि उसको लेस हजार्डस बनाना पड़ता है। और जो दूसरा है कि इट शुड बी स्टोर्ड इन शील्डेड कंटेनर में स्टोर कर देना चाहिए। फिर बरी कर देना चाहिए 500 मीटर डीप, लगभग आधा किलोमीटर डीप जो है उसको बरी करना चाहिए अर्थ क्रस्ट से। तो ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। नाउ 41 में हमारे पास है ईएसपी, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के बारे में पूछा गया है। तो जो ईएसपी है इसके बारे में क्या करेक्ट है देख लेते हैं। जो 41 है फ्रेंड, यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट वाला है इसमें है कि ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है जिससे कि पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव कर सकते हैं, जो कि थर्मल पावर प्लांट के एग्जॉस्ट में होती है। एंड जो सेकंड है वो है कि 99% पार्टिकुलेट मैटर इससे रिमूव किया जा सकते हैं। एंड थर्ड है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है ये इसमें इलेक्ट्रोड बार्स होते हैं और ये एंड अ स्टेज ऑफ कलेक्टिंग प्लेट्स। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उसमें फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज। 42 देख लेते हैं, इसमें स्क्रबर के बारे में हमको बताना है। तो स्क्रबर के बारे में कौन सा करेक्ट है इसको देख लेते हैं फ्रेंड। तो देखिए स्क्रबर के बारे में मैं आपसे बता देती हूँ, फर्स्ट वाला नहीं लेंगे हम लोग, करेक्ट नहीं है, हमको करेक्ट बताना है। देखिए करेक्ट ऑप्शन देखते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए इन स्क्रबर में क्या होता है, जो एग्जॉस्ट होता है वो किससे पास होता है, वो इस वाटर के स्प्रे से या फिर लाइम से पास किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। और जो वाटर डिज़ोल्व क्या करता है, गैसेस को डिज़ोल्व कर देता है, और जो लाइम होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बना देता है, कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फाइड का। ओके, तो इस तरीके से ये काम करता है स्क्रबर में। तो नाउ यहाँ पे हमारे पास सेकंड एंड थर्ड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट इज़ 43। 43 में हमारे पास अगेन मैचिंग करनी है कॉलम की, तो 43 में हम लोग देख लेते हैं कॉलम की मैचिंग। ओके, नाउ यहाँ पे हमारे पास जो कैटालिटिक कन्वर्टर है ए ऑप्शन में, ये क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसेज से रिलेटेड है। ओके, ये क्या करता है, इनको निकालता है, रिमूव कर देता है। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है ये पार्टिकुलेटेड मैटर को रिमूव करता है, एंड जो स्क्रबर है सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव करता है, एंड पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट जो है वो एरोसॉल एंड स्मोक हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो चुका है फ्रेंड। नाउ 44 देख लेते हैं। 44 में हमारे पास स्टेटमेंट है और उनको देखना है। तो नाउ 44 हमारे पास जो है इसके लिए क्या करेक्ट होगा। ओके, देखिए जो नॉइज़ होता है वो क्या करता है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर काज करता है, बिल्कुल करेक्ट है ये। नॉइज़ या फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर भी कॉज करता है, ये भी करेक्ट है। तो पहला और दूसरा करेक्ट है। एंड यहाँ पे हमारे पास थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट नहीं है, हमें जो करेक्ट है वो बताना है। तो नाउ यहाँ पे हमारे पास सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो चुका है, 44 का सेकंड। नेक्स्ट इज़ 45। 45 में हमें अगेन कॉलम की मैचिंग करनी है और जो करेक्ट है वो बताना है। तो देख लेते हैं 45 में हमारे पास कौन सा करेक्ट हो रहा है फ्रेंड। इसको थोड़ा मिनिमाइज़ करते हैं। नाउ अब यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट है ये क्या है, सस्पेंडेड सॉलिड्स। जो सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं तो नाउ फीकल मैटर, बैक्टीरिया, पेपर एंड क्लॉथ फाइबर्स, ये सारे एक मिनट फ्रेंड, ये सैंड, सिल्ट एंड क्ले, ये जो हैं ये क्या होते हैं, सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं। ओके, नाउ कोलॉइडल मटेरियल्स। तो नाउ अब यहाँ पे ये फीकल मैटर, बैक्टीरिया, पेपर एंड क्लॉथ फाइबर, ये सारे कोलॉइडल मटेरियल्स आएंगे। एंड डिजॉल्व मटेरियल में क्या आएगा, नाइट्रेट्स, अमोनिया, फॉस्फेट, सोडियम एंड कैल्शियम, ये सारे डिजॉल्व मटेरियल में आएंगे। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। नाउ 46 में अगेन हमारे पास स्टेटमेंट है फ्रेंड। तो 46 में स्टेटमेंट है, अब यहाँ पे एल्गल ब्लूम के बारे में बात कर रहे हैं। एल्गल ब्लूम जो होता है वो फ्री फ्लोटिंग एल्गी होता है, बिल्कुल करेक्ट है। एल्गल ब्लूम जो है वो क्या करता है, फ़िश की डेथ कॉज करता है और ये वाटर की क्वालिटी को ख़राब करता है, डिटीरिएट करता है। और फोर्थ है जो वाटर हयासिंथ या टेरर ऑफ बंगाल या जलकुंभी होती है, ये वर्ड्स की मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड है और इसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास फोर्थ यानी ऑल ऑफ दीज बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड। नाउ 47 देख लेते हैं। 47 में हमारे पास क्या करेक्ट हो जाएगा। नाउ 47 में कॉलम है 1 है एंड कॉलम 2 है, बिल्कुल। तो यहाँ पे फ्रेंड हम लोग कर लेते हैं, ओके मैच कर लेते हैं। कॉलम 1 में जो ए है बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, तो BOD। ओके, BOD जो है उससे रिलेटेड है, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर जितना ही ज़्यादा होगा वो क्या होगा, BOD होगी ज़्यादा। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो DDT है, बी वाला, बी है ये क्या होता है, बायोमैग्निफिकेशन कॉज करता है। नाउ C है फॉस्फेट्स। फॉस्फेट्स जो होता है यूट्रोफिकेशन कॉज करता है लेक में। एंड वाटर हयासिंथ को टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। नाउ सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। 48 में अगेन हमारे पास स्टेटमेंट आ गया है फ्रेंड। तो 48 के लिए हम लोग देख लेते हैं। 48 में हमारे पास है क्या करना है हमको, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन है, इसके बारे में स्टेटमेंट्स है, उनको देखना है। तो जो रेडिएशंस होते हैं न्यूक्लियर वेस्ट से वो क्या कॉज करते हैं, म्यूटेशन कॉज करते हैं एट अ वेरी हाई रेट, बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात है। एंड यहाँ पे एट हाई डोजेज न्यूक्लियर रेडिएशंस आर लेथल हैं, घातक हैं, करेक्ट है। नाउ लो डोजेस पे रेडिएशंस कॉज डिसऑर्डर एंड कैंसर, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ दीज बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या है 49। 49 में फ्रेंड की वॉट डिड चिरनोबिल, 3 माइल आइलैंड एंड लव कैनाल एंड भोपाल इंडिया ऑल हैव इन कॉमन। तो आपको पता है इसमें सब में रेडियो एक्टिव जो वेस्ट था, जो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस थे वो रिलीज़ हुए थे। तो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस रिलीज़ हुए थे तो इसलिए यहाँ पे क्या कॉमन है कि देवर ऑल टेक्नोलॉजिकल डिज़ास्टर्स कॉज्ड बाय पोल्यूशन। ओके, ये भी कॉमन है तो ये भी सही है। तो यहाँ पे हमारे पास ओके फोर्थ वाला ही सही है फ्रेंड। और 50 में हमारे पास क्या है, जो नेचुरल फिनोमेना होता है ऑफ कीपिंग अर्थ वार्म, जिससे कि अर्थ वार्म रहती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सर्टेन गैसेस इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहते हैं, ये तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है फ्रेंड। ओके, तो थर्ड वाला बिल्कुल करेक्ट है। अब नाउ फ्रेंड यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको लर्न करना है, लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है।
सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड। ओके, और एक बार एटलीस्ट चैनल पे विज़िट करिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, और जितने लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको थैंक यू सो मच। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ये चैनल आप इस पर रेगुलर यूज़ करते रहें और आप विज़िट करते रहें इसको। ओके, थैंक यू सो मच।